साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों आज मौर्य साम्राज्य में अशोक का धम्म पढ़ाएंगे। अशोक का धम्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव दृष्टि से। आईएएस पीसीएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें शिलालेख से प्रश्न आता ही आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम शिलालेख से जो है अशोक के शिलालेख से प्रश्न जो है आज करेंगे। और अशोक के शिलालेख खत्म होने के बाद केवल प्रशासनिक मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बचेगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा और फिर जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शिलालेखों में देखते हैं कि सबसे पहले टी.फैन थेलर महोदय थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया। और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। सफलता मिली पढ़ने में। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों फैक्ट हैं। और अशोक के शिलालेख में जिन नैतिक बातों का उल्लेख हुआ है वो अपनी प्रजा को ऐसी नैतिक उत्थान करना चाहते थे, नैतिक कि उनकी प्रजा धम्म विजय देख। धम्म अशोक का धम्म, यही अशोक का धम्म भी है कि अपने नैतिक की प्रजा के उत्थान के लिए जो उन्होंने अपने शिलालेखों पे उत्तीर्ण कराए उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक जो कलिंग का युद्ध किया था उसके 13वें अभिलेख से पता चलता है। तो उस कलिंग युद्ध के बाद जो दिग्विजय युद्ध है, यानी कि जो हिंसा से काफ़ी द्रवित हुआ था उसके हृदय, इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में एक नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया कि जिससे कि एक प्रजा में एक नैतिकता का भावना आए और उस नैतिक भावना से एक साम्राज्य का एक रूपता बना रहे, अखंड भारत बना रहे। और अखंड भारत के बनने से अशोक को युद्ध ना करना पड़े और पूरे साम्राज्य का वो सम्राट बना रहे। और उसमें अशोक सफलता भी मिली। और अशोक इन्हीं कारणों से अशोक को कहा जाता है महान अशोक, सम्राट अशोक महान कहा जाता है। अशोक हालांकि सहिष्णु था, उसने सभी धर्मों को मान्यता दे रखा था। कहा जाता है कि 60,000 ब्राह्मणों को वो नित्य भोजन कराया करता था। वो सहिष्णु था। वो राजतरंगड़ी कल्हड़ की राजतरंगड़ी से पता ये चलता है कि सबसे पहले वो शैव था और बाद में जो निग्रोध और जो है मोगल पुत्र तिस्य के करीब आकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित किया निग्रोध ने। हालांकि कुछ दिव्यावदान के पता चलता है विद्यावदान से कि उपगुप्त ने दीक्षित किया। लेकिन रोमला थापर महोदय इस बात को कहते हैं कि अशोक का बौद्ध होना एक राजनीतिक कारण था कि जिससे कि वह पूरे भारत में एक ऐसा साम्राज्य बना सके जिसमें जो कोई बौद्ध की उस समय बहुत ही जो है बौद्ध की सीमाओं की मान्यताएं बहुत दूर दूर तक बढ़ गई थीं। और तो अशोक ने इन सब बातों को लेके वो जो है अपने जो है धम्म नीति बनाई। और धम्म नीति जो बनाई उन्होंने राहुलो सुतवाद से उसने धम्म को जो है नैतिक धम्म का जो है उसने उत्तीर्ण कराया। तो ये चीज़ हम फैक्ट के रूप में देख लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट सब आज है। तो सबसे पहला फैक्ट हम देखते हैं 1750 में टी.फैन थेलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। फिर 1837 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। फिर अशोक का
जो अभिलेखों के द्वारा उसका कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है और कुछ उसके जो है, जैसे कि कौशाम्बी और प्रयाग के शिलालेख में उसकी अपनी रानी कारवाकी द्वारा दान देने का जो दिया है, जिसे रानी का अभिलेख कहा गया है। तो हम सब फैक्ट के रूप में लिख लेते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारवाकी द्वारा दान देने का उल्लेख है। इससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं आगे वाला फैक्ट। अशोक का धर्म के बारे में अगर हम देखते हैं तो देख लेते हैं, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया। ये अशोक का धम्म राहुलोसुत बाद से लिया गया है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं यहां पर कि अशोक ने धम्म की परिभाषा वह राहुलोबाद सुत से ली गई है। यह बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पे हम अशोक के कुछ शिलालेख लिख लेते हैं। अशोक के शिलालेख लिख लेते हैं जिसमें प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पांचवां और 11वां, 13वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12वां। तो हम सभी को लिख लेते हैं यहाँ। अशोक के शिलालेख, प्रथम शिलालेख समाज उत्सव का निषेध। समाज उत्सव का निषेध। दूसरा, पशु बलि पर निषेध। समाज उत्सव पर निषेध, मतलब उसी प्रथम शिलालेख में ही, और पशु बल पे निषेध। समाज उत्सव, पशु बल पे निषेध इसलिए समाज में अगर उत्सव होता था तो वहां पे संघर्ष होने की संभावना होती थी, इसलिए अशोक ने इस पर जो है रोक लगाई। और पशु बल चूंकि कृषि जैसे महत्वपूर्ण कार्य कृषि से होते थे, जो बौद्ध भी उस पर रोक लगाए थे और अशोक ने भी रोक लगाया। और अशोक ने अपने दरबार में भी इस बात को मना किया कि हफ्ते में एक बार ही इसका जो है होगा, बलि दी जाएगी। फिर प्रथम पृथक शिलालेख हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथक शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य
मेरी संतान की तरह हैं, मेरी संतान की तरह हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर द्वितीय शिलालेख में हम देखते हैं चेर यानी केरल पुत्र, चेर केरल पुत्र, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी का मतलब होता है श्रीलंका, ताम्रपर्णी इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ वो पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवं मानव चिकित्सा यानी कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कार्य, ये दूसरे शिलालेख में है। फिर तृतीय शिलालेख में हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्प बचत और अल्प संग्रह की बात करता है। तृतीय शिलालेख में महामात्रों का एक प्रतिवर्ष दौरा, दूसरा जो है अल्प बचत और अल्प संग्रह की बात होती है। तो सबसे पहले महामात्रों का प्रति 5वें वर्ष दौरे की बात करता है। महामात्रों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश देता है। और दूसरा अल्प बचत एवं अल्प संग्रह, अल्प बचत या अल्प संग्रह की बात, अल्प पाप और अल्प संग्रह की बात करता है, यानी कि कम बचत की बात करता है और बहुत कम अल्प पाप की बात करता है। तो यह तृतीय शिलालेख में। अब हम चतुर्थ शिलालेख में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चतुर्थ शिलालेख, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ शिलालेख राजुक एवं राजकों की नियुक्त, राजकों की नियुक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चतुर्थ शिलालेख। और पांचवां शिलालेख हम देख लेते हैं यहीं पर। पांचवां शिलालेख, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्तियों कार्य की व्यवस्था है। धर्म महामात्रों के कार्यों का निर्देश एवं नियुक्ति की बात होती है। ये महामात्रों की नियुक्ति इसी पांचवें शिलालेख में होता है। और मौर्य साम्राज्य में अगर हम देखें समाज, वर्ण व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का भी हमें जिक्र इसमें मिलता है। तो खासकर हम समाज की वर्ण व्यवस्था देखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में लिख लें, समाज वर्ण व्यवस्था। यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। उसके बाद हम पांचवें के बाद और भी शिलालेख, जो इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां शिलालेख,
सातवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण तथा मन की पवित्रता होनी चाहिए। सभी पंथों में आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। मतलब ये इसको सांप्रदायिकता से जोड़ सकते हैं। अगर आता है एक शब्द में सांप्रदायिकता किस शिलालेख में है, तो सांप्रदायिकता ये सातवें शिलालेख में है। और 12वें शिलालेख में भी सांप्रदायिकता धार्मिक सहिष्णुता की नीति की बात आती है और इसमें भी सभी पंथों के मध्य बात आता है। तो यहाँ पे हम सभी पंथों के आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता के बारे में ही देख लेते हैं। और 12वें शिलालेख में सांप्रदायिकता का पूरा जो है पूरा सांप्रदायिकता से ही उसका अर्थ निकलता है। तो 7वां देखिए, फिर हम अगला देखते हैं 7वां शिलालेख, फिर 11वां शिलालेख। जो इम्पॉर्टेंट शिलालेख कराए हैं, जो इम्पॉर्टेंट शिलालेख हैं, उन्हीं शिलालेखों के बारे में हम लोग जो है जिक्र करते हैं। इसमें धम्म विजय का वर्णन करता है। धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन मिलता है। अब हम 12वें शिलालेख में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12वां शिलालेख और 13वां शिलालेख दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 12वां शिलालेख, ये 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता, यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हम सांप्रदायिकता, एक शब्द में यहाँ पे सांप्रदायिकता शब्द का भी हम जोड़ सकते हैं। अब 13वां शिलालेख, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत बार एग्जाम में आया है, छोटे बड़े सभी कंपटीशनों में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। हालांकि सभी शिलालेख इसके इंपॉर्टेंट है, पृथक और पृथक, जिसमें प्रथम पृथक शिलालेख है और सभी रानी कारवाकी का जो है, कौशाम्बी और प्रयाग का, और जितने भी शिलालेख हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अशोक के अगर कुछ बचे शिलालेख और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उसके बाद अशोक के अलावा मौर्यकालीन प्रशासन, यानी जिसमें अशोक का प्रशासन और सारे मौर्यकालीन, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और अशोक का जो है मौर्य प्रशासन, पूरा मौर्य प्रशासन कैसे था, मौर्य अर्थव्यवस्था, और कुछ अशोक से संबंधित अगर कुछ फैक्ट बचे होंगे तो अगले वीडियो में पूरा करके, और साथियों हम अगले वीडियो में इसका जो है मौर्य साम्राज्य मतलब समाप्त करेंगे। और मौर्य साम्राज्य के आगे जल्दी से हम प्राचीन इतिहास को ख़त्म करके और जल्दी से मेडुअल मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, बहुत जल्दी, यानी जितनी भी इधर भर्तियां निकलने वाली हैं उन सब परीक्षाओं से पहले ये मेरा पूरा इतिहास और बाद में हम इतिहास का एक मैराथन लेंगे अलग। पहले तो प्राचीन इतिहास, मेडुअल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का अलग अलग, और उसके बाद तीनों एक साथ का हम जो है मैराथन लेंगे, जिसमें लगभग 70-80% खाली इतिहास यहाँ से मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।